शायद उनके परिवारी जन उनको आपका सुझाव का स्वागत करता हूं। सरकार हमको चित्र उपलब्ध करवाए, हम उनको दिखाएंगे। नहीं, और कल हमारे पास वाजपेयी जी, हाँ मैं आ रहा हूं। वाजपेयी जी, कल मेरे पास 8 फोटोग्राफ्स आई थी। समाचार प्लस चैनल ने वो फोटोग्राफ्स लगातार दिखाई हैं। मैं बताऊं आपको, समाचार प्लस चैनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकते हैं आप। अगर आप अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन में बैठे तब भी आप देख सकते हैं। हम इंटरनेट पर मौजूद हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हमारे इंटरनेट पर मौजूद है। समाचारplus.com/live लिखिए, आप लाइव चैनल हमारा देख सकते हैं इंटरनेट पर। दूसरी बात ये हमने यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर सारे वीडियोस रोज के रोज लोड होते हैं। इसलिए हम जितना कर सकते हैं उतनी तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं। आपके अनुरोध पर, आपका सुझाव जनहित में है, हम अपनी जिम्मेदारी को और बढ़ाएंगे और इन तस्वीरों को इकट्ठा करके और ज्यादा फ्रिक्वेंटली दिखाएंगे। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं फिर मूल बात पर आऊंगा। ये मंत्रियों के बयान, ये सब तो प्रहसन का विषय था। हाँ। जिन मंत्री को यही पता नहीं कि कुंभ चल रहा है कि खत्म हो गया, अब उनकी बयान पर क्या टिप्पणी करना। ऐसे मंत्री मुलायम सिंह जी को पीएम बनवाएंगे। हाँ, यही लोग मिशन 2014 का नेतृत्व करेंगे, जरूर बनवाएंगे। कैसे कैसे पराक्रमी भाई, कौतुककारी मंत्री, चमत्कारी। मैं कहूंगा कि ये जो 5 बातें मैंने उठाई हैं, इन 5 बातों का निराकरण तत्काल होना चाहिए। आग लगने पर कुआं नहीं खुदे इस बार, यह दर्द ही बहुत है इस कुंभ के लिए। ठीक बात है। अब दूसरा कोई दर्द अब नहीं आना चाहिए। और ये देखिए कि जनता भूखी प्यासी नहीं भटके। 1000 रुपए डग्गा मार जीप में देना पड़े इलाहाबाद से बनारस के लिए, ये भारत की जनता के लिए मुश्किल काम है। कहां से आदमी जुटाएगा? गरीब आदमी को ज्यादा आस्था है धर्म में, ये देखना चाहिए। ये, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अधिकारियों ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया, दोनों हुकूमतों ने मिलकर काम नहीं किया, तो जितने बयान आ रहे हैं ना रविदास जी, वाजपेयी जी, मैं उन सब बयानों को इकट्ठा करके सिर्फ एक बात कहूंगा कि मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है। ठीक बात है। इन बातों का कोई अर्थ नहीं, फिर ठीक बात है, कोई अर्थ नहीं कि मंडल आयुक्त से बात हो गई, डीआईजी से बात हो गई, आईजी से बात हो गई। अरे हुजूर, मौके पर दरोगा तमीज का होना चाहिए। क्या करेगा डीजीपी? मौके पर दरोगा तमीज का होता। कल भी मैंने कहा था रविदास जी, अगर मैं वहां दरोगा होता उस समय, तो मैं उस कफन बेचने वाले को 2 डंडे मारता और 20 रुपए में कफन बिकवा देता। इसके लिए राजाज्ञा की जरूरत नहीं। ठीक बात है। राजाज्ञा की जरूरत है क्या? नहीं थी। ठीक बात। ये एक दरोगा के स्तर का काम था, दरोगा के स्तर का, वो भी नहीं हुआ। चलिए, मुख्यमंत्री जी के आज के दौरे से कम ये उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं कि अब हालात सुधरेंगे, एक नया सवेरा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वही बड़ी बड़ी बातें जो हम लगातार कहते हैं, लगातार करते हैं। ये बहुत दुखद है। मुख्यमंत्री जी 2 दिन बाद वहां पहुंचे, तब पहुंचे जब दुर्घटना हो चुकी थी। हम कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली, लेकिन मुख्यमंत्री जी दुर्घटना के बाद वहां पहुंचे। आजम खान साहब उस दिन क्यों नहीं थे? मौनी अमावस्या के दिन वहां रहना। नहीं, आजम खान साहब तो कल जो मेरी जानकारी है, हो सकता है जानकारी गलत हो, ये जानकारी पुष्ट नहीं अपुष्ट है। ये जानकारी अगर गलत हो तो भी मैं अपनी गलती मानूंगा, लेकिन मेरी जानकारी है कि कल आजम खान साहब अलीगढ़ में थे और वहां पर एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अलीगढ़ गए थे। हो सकता है जानकारी मेरी गलत हो, ये अपुष्ट जानकारी है। मैं बार बार डिस्क्लेमर भी लगा रहा हूं। अमावस्या के दिन तो उन्हें वहां रहना चाहिए था इलाहाबाद में। नहीं, इस्तीफा दे दिया है। अब आप उस पर ना बोलें, वो इस्तीफा दे चुके हैं, वो बात खत्म हो गई अब। नहीं, लेकिन वाजपेयी जी इस्तीफे से पहले की बात कह रहे हैं। इस्तीफे से पहले रहना चाहिए था। नहीं, ये सवाल ना हो। उन्होंने इस्तीफा दिया और कहते हैं कि ये मेरी कुर्बानी है, परिषद से देना चाहिए उनको। वाजपेयी जी, आप सवाल उठाएंगे तो वो आपसे भी कुर्बानी मांगेंगे। फिर उन्होंने कहा आज कि मैंने इस्तीफा दे दिया, अब जो सवाल उठा रहे हैं उनको भी कुर्बानी देनी चाहिए। क्यों, क्या कुर्बानी चाहिए हमसे? अगर वो इस्तीफा दे चुके, कौन सी बात है? उनने कहा इस्तीफा दे दिया मैंने, कुर्बानी हो गई, उंगली कटवा ली, शहीद हो गया जी मैं तो। हाँ, एज मंत्री 11,000 करोड़ जो जितना पैसा खर्च हुआ है कुंभ में, हाँ, सबकी जिम्मेदारी उनकी अगर वहां भ्रष्टाचार निकलेगा। ठीक बात है। चलिए, इस कार्यक्रम को खत्म करने का वक्त आ गया है। मैं बार बार सरकारी मशीनरी में बैठे उन तमाम लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि जनता के हितों को एक बार तो पूरा करने की कसम खा लीजिए।
एक बार तो कोशिश कर लीजिए, एक कदम तो आगे बढ़ा लीजिए। जुबानी जमा खर्च से क्या होगा, लफाजियों से क्या होगा, यह समझना पड़ेगा, यह चेक करना पड़ेगा हमको। और ये चेक कौन करेगा? जो सरकार में बैठे लोग वही चेक करेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं। हम केवल शब्दों का मरहम लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं? और वो लोग जो लगातार मीडिया के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं, समाचार प्लस समेत तमाम दूसरे चैनल्स पर जो खबरें दिखाई जाती हैं उनका गला घोटने की कोशिश करते हैं, समाचार प्लस की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी मेरे पास कुछ पंक्तियां हैं। आज मैंने कुछ पंक्तियां लिखी उनके लिए भी, सीधा उनके लिए पंक्तियां जो समाचार प्लस को लगातार नसीहत देते हैं। पंक्तियां उनके लिए ये हैं कि नासमझ हैं वो जो बैठे हैं सीकर मेरे होठों को, नासमझ हैं वो जो बैठे हैं सीकर मेरे होठों को, मेरी आंखें बोलती हैं और आंसू तूफान लाते हैं। अभी तो सिर्फ बोल रहा हूं रविदास जी, अभी सिर्फ बोल रहा हूं। जनता रो रही है, जनता मारी जा रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। और जिस दिन आप लोगों को फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा और वो फर्क जनता को दिखना शुरू हो जाएगा, उस दिन माननीय मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री पद के सबसे तगड़े दावेदारों में से एक जरूर बन जाएंगे। और ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा हो। लेकिन उससे पहले जनता का दर्द, जनता के आंसू आप सभी लोगों को दिखने चाहिए और उनका निराकरण भी होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका मल्होत्रा जी, बहुत शुक्रिया। वाजपेयी जी, अमिताभ जी आप बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। अब सहने की जरूरत नहीं। आपत्तिजनक फोन कॉल, एसएमएस, एमएमएस से परेशान होने की दशा में चुप न रहें। उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 पर फोन करें और तुरंत पुलिस सहायता पाएं। वीमेन पावर लाइन पर फोन करने पर शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायतकर्ता को किसी भी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। कॉल महिला पुलिस द्वारा उठाई जाएगी। समस्या के निदान तक पुलिस शिकायतकर्ता के संपर्क में रहेगी। लड़कियों की नई ताकत, वीमेन पावर लाइन 1090। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी खींचतान के बीच प्रदेश अध्यक्ष पद पर तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी तो हो गई, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी और भवन चंद्र खंडूड़ी खेमे के बीच चल रहा शीत युद्ध थमा नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में खंडूड़ी खेमे से आने वाले तीरथ सिंह रावत इन दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक भी, उनकी भूमिका भी कम नहीं हुई। वो पहले की तरह जैसे इन दोनों खेमों के लोगों के बीच में पलीता लगाने का काम करते थे, उनका खेमा अभी भी वही काम कर रहा है। ऐसे में तीरथ सिंह रावत के सामने बड़ी चुनौती, दो बड़े क्षत्रपों को साथ लेकर चलनी होगी। वो चुनौती कैसे पूरी करेंगे, ये देखना बाकी है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, मुन्ना सिंह चौहान साहब हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, अविकल थपलियाल साहब हैं, लंबी छुट्टी से वापस आए हैं, हमारे स्थानीय संपादक हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी से एक करके इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। जी हां, तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भवन चंद्र खंडूड़ी की सरपरस्ती में तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड बीजेपी के नए सारथी तो बन गए,
लेकिन अब उन्हें भारी अंतर्कलह से जूझ रही पार्टी की सियासत में खुद को एक मजबूत जनरल साबित करना है, जो कि मौजूदा हालात में खासा मुश्किल नजर आ रहा है। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड बीजेपी के नए मुखिया बन गए हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और बीसी खंडूरी की जोर आजमाइश से उनके हिस्से का अमृत निकला है। तीरथ के प्रदेश अध्यक्ष बनने में खंडूरी और पूर्व सीएम निशंक की जोड़ी की अहम भूमिका रही। उत्तराखंड बीजेपी अपने बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि गुटबाजी और अंतर्कलह अपने चरम पर हैं। इन मुश्किल भरे हालातों के बीच तीरथ ने पार्टी का कांटों भरा ताज संभाला है। दायित्व है, जिम्मेदारी है, और इतना ही है कि उसका मैं कर्तव्य निष्ठा से काम करूं, उसको निभा पाऊं और सबके साथ मिल बैठ करके और सबके साथ संवाद करके समन्वय करते हुए आगे पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विचारों दें। सभी जानते हैं कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी के लिए भारी फजीहत का सबब बन गया था। उत्तराखंड की बीजेपी खंडूरी और कोश्यारी के नेतृत्व वाले दो खेमों में बटी है। कोश्यारी और खंडूरी गुट के उम्मीदवारों के आमने सामने खड़े होने पर पार्टी हाईकमान ने चुनाव प्रक्रिया टालकर कमान खुद संभाल ली थी। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कराकर अपनी ताकत दिखाई, लेकिन तीरथ सिंह रावत को अध्यक्ष बनाकर पूर्व सीएम बीसी खंडूरी 20 साबित हुए हैं। बहरहाल अब दावे किए जा रहे हैं कि पार्टी सफलता के झंडे गाड़ेगी। नहीं, वो करेंगे साबित, क्योंकि इस समय हमारे कैप्टन वही हैं और सब उनके नेतृत्व में जो है टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। अगर बात तीरथ सिंह रावत की करे तो उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया है। बीजेपी में एंट्री करने के बाद वो न सिर्फ विधायक बने बल्कि प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं। आरएसएस की पृष्ठभूमि और मिलनसार स्वभाव तीरथ की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आक्रामकता की कमी उनकी खामियों में शुमार है। तीरथ सिंह को अपने आका खंडूरी और फिलहाल उनके मुखालफत में खड़े कोश्यारी के अहम की चक्की के दो पार्टों के बीच पिसना है। सीधे सपाट कहें तो तीरथ के लिए उत्तराखंड बीजेपी के मुखिया का ताज कांटों भरा ही है। तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड भाजपा का अध्यक्ष बनाने में पूर्व सीएम खंडूरी की अहम भूमिका रही है, लेकिन अब सूबे की सियासत में खुद तीरथ को अपने आप को जनरल साबित करना होगा, क्योंकि पार्टी भारी अंतरकलह और गुटबाजी से जूझ रही है और आने वाले समय में ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय और लोकसभा चुनावों का सामना करना। ऐसे में चुनावों की कसौटी पर खरा उतरकर तीरथ सिंह रावत को अपने आप को साबित करना है। कैमरामैन बीएन दतुड़ी के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। मुन्ना सिंह जी, ये तीन बड़े छत्रपों के गुटों के बीच में से एक नया छत्रप पैदा करना, तीरथ सिंह रावत भाई को सामने लाना, ये जो बाकी हैं जिनके गुट के तो हैं ये, वो तो ठीक ठाक, वो खुश, लेकिन जो बाकी दो छत्रप हैं अब उनको कैसे मैनेज किया जाएगा? अब ये मत कहिएगा कि नहीं हमारे यहां सब ठीक है, कोई छत्रप, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई छत्रप नहीं, सब हम पार्टी के सशक्त वो सिपाही हैं, और ये मत कहिएगा। अतुल जी जी, देखिए, ये अपने आप में राजनीति का यथार्थ है कि राजनीतिक पद पर बहुत सारे लोग राजनीतिक पदों के लिए अपनी महत्वाकांक्षा भी रखते हैं और रखनी भी चाहिए। और मैं तो जब कभी चर्चा होती है, कोई कहता है फला व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, तो मैं बिना लाग लपेट के इस बात को कहता हूं कि महत्वाकांक्षा के बिना काम नहीं हो सकता। महत्वाकांक्षा एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स है जो हमें आगे ले जाता है। एक पद होगा, कहीं बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तराखंड में भी बहुत बड़े कद के लीडर्स पार्टी के अंदर है, तो जाहिर तौर पे बहुत सारे लोगों की इच्छाएं रहती है। लेकिन साथ ही साथ जैसा हम मानते भी हैं, बिल्कुल पार्टीज के अंदर बिल्कुल एक निर्जीवता ना हो, मोनोटोनस ना हो, एकांकी ना बन करके रह जाएं, केवल किसी के घर की बपौती ना बन करके रह जाए। इसलिए हम निरंतर कहते हैं कि पार्टी के अंदर एक इंटरनल डेमोक्रेसी भी काम करती है। और जो तमाम ये घटनाक्रम हुआ, इसे मैं उसी अंदरूनी लोकतंत्र का हिस्सा मानता हूं। और निश्चित रूप से एक आपसी विचार विमर्श से, परस्पर कंसल्टेशन से केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेताओं ने विचार विमर्श करके एक निर्णय किया, और निश्चित रूप से जो निर्णय बाहर निकल करके आया वो सर्वानुमति का निर्णय है। और निश्चित रूप से जहां तक तीरथ जी का प्रदेश अध्यक्ष बनने का प्रश्न है,
तो ये बात ठीक है, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि आयु में वो कम हैं, लेकिन यदि आप उनकी पृष्ठभूमि को पूरा नापेंगे तौलेंगे तो संगठन से लेकर के सरकार में तमाम सारे पदों पर उनको रहने का मौका मिला और जहां पर भी वो रहे वहां उन्होंने अपने आप को साबित किया। संगठन के लिहाज से यदि मैं कहूंगा